नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर और आप सुन पा रहे हैं जेबीटी से संबंधित जानकारी। और इस वीडियो में मैं आपको खास तौर पे बताऊंगा कि जो जेबीटी याचिकाकर्ता द्वारा बीआर टेट में बैठने के लिए जो केस हाई कोर्ट में फ़ाइल किया गया था, उसमें अभी हाल ही में क्या हुआ है और इसमें क्या होना है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं बात कर रहा हूँ मोहित ठाकुर वर्सेस स्टेट CWP 8218/2023 केस की। इस केस में मोहित ठाकुर ने दलील दी थी। मैं आपको इसमें बता दूं कि मोहित ठाकुर ही वही याचिका करता है और ये प्रेजेंट टाइम जेबीटी यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। और इन्होंने ये केस किया था और यही यूँ कहिए कि यही केस को हाई कोर्ट में लड़ भी रहे हैं साथ में। तो इस केस में मोहित ठाकुर ने ये मांग रखी थी कि जेबीटी उम्मीदवार भी छठी से 8वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए पात्र है और उन्हें भी सब प्रदेश सरकार को टीजीटी के आरएनपी रूल चेंज करके उन्हें शामिल करना चाहिए और बीएड का टेट में उन्हें बैठने का मौका देना चाहिए। ये बात ना मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, ना मोहित ठाकुर ने अपनी ओर से कही है। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये एनसीटी द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो गजट ऑफ इंडिया निकला था, ये गाइडलाइन एनसीटी की तरफ से 2 बार निकली थी। एक पहली जो है 23 अगस्त 2010 को निकली थी और दूसरी इसमें जो है 2011 में फिर से निकली थी। तो मैं आपको ये साथ में जो गाइडलाइंस हैं एनसीटी की, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। ये पहली जो गाइडलाइन है 23 अगस्त 2010 की, जिसमें यह तो पहली से पाँचवीं के बारे में बताया गया है और ये कक्षा छठी से 8वीं तक के टीचर्स के लिए है कि क्या क्या उनके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो आप पढ़ पा रहे होंगे बीए, बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस भी नाम से जाना जाता हो। ये इंग्लिश में है, क्लास 6 to 8। इसमें बीए, बीएससी एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नाउन। अब इसमें भी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या ये लिखा हुआ है। बाय वट एवर नेम नाउन का मतलब है यहाँ पे कि किसी भी नाम से जो ये कोर्स एलिमेंट्री एजुकेशन में करवाया जाता है, ये किसी भी नाम से हो सकता है। जैसे हिमाचल में पहले इसे जेबीटी कहा जाता था, फिर बाद में बदल के अब डीएलएड रखा गया है। किसी अन्य स्टेट की अब बात करें तो राजस्थान में बीएसटीसी, बिहार में बीटीसी और जो ईटीटी कोर्स था ये अपना जम्मू कश्मीर में इसे ईटीटी कहा जाता था। तो ये किसी भी नाम से हो सकता है। तो ये था यहाँ पे 2010 की गाइडलाइंस। अब मैं आपको 2011 की गाइडलाइंस पे ले चलता हूँ। ये 29 जुलाई 2011 की गाइडलाइंस थी। इसमें ये छठी से 8वीं के लिए बताया गया है। ग्रेजुएशन, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये सेम जैसे पहला था 2010 को निकला था, सेम ये 2011 को भी सेम यहाँ पे निकला था। ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नॉन। तो ये इस तरह से 2 बार जो है गाइडलाइन एनसीटी ने निकाली थी, 2010 और 2011 में। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ केस की ओर कि केस में क्या क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। तो 26 अक्टूबर को मोहित ठाकुर द्वारा हाई कोर्ट में इस केस को फाइल किया गया था और 26 अक्टूबर को ही, बल्कि मुख्य न्यायाधीश और ज्योत्सना दीवाल दुआ के डबल बेंच पे ये केस लगा था और उन्होंने सरकार से राय भी मांगी थी इस बारे में। और जिसमें सरकार ने मंगलवार को, पहले वैसे सोमवार को ये 30 अक्टूबर को केस लगना था, लेकिन कोर्ट के बंद होने के बावजूद ये केस 31 अक्टूबर को लगा। तो 31 अक्टूबर को इसमें जो है सरकार ने इसमें रिप्लाई दिया है अपना, और सरकार ने इसमें नो ऑब्जेक्शन यहाँ पे बताया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि याचिकाकर्ता टीजीटी का टेट देना चाहते हैं तो मैं आपको रिप्लाई बता देता हूँ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। शायद ये आप अभी सोशल मीडिया में नहीं आया था। तो ये है रिप्लाई यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें सरकार ने मेंशन किया है केस नंबर और मोहित ठाकुर वर्सेस स्टेट और हिमाचल प्रदेश। और इसमें यही राम कहानी है लगभग कि क्या मोहित ठाकुर ने डिमांड की थी और क्या एनसीटी की गाइडलाइंस में था। तो उन्होंने लास्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें लिखा गया है, द रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट हैज़ नो ऑब्जेक्शन इफ द पिटिशनर इज परमिटेड टू सबमिट हिज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टेट एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी आर्ट्स। अब ये टीजीटी आर्ट्स क्यों है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ ये मोहित याचिकाकर्ता को ही इसमें रिलीफ दिया गया है क्योंकि वो ही इन पर्सन इसमें केस लड़ रहे थे। अब ये टीजीटी आर्ट्स इसलिए क्योंकि ये मोहित ठाकुर ने बीए ग्रेजुएशन में बीए की है, तो इसलिए सिर्फ बीए वाले ही उसमें, बीए वाले और सिर्फ मोहित ठाकुर को ही इसमें रिलीफ दिया गया है, उन्हें ही यहाँ पे टेम्परेरी अलाउ किया गया है। ये है ये 31 अक्टूबर का ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने यहाँ पे निकाला है। इसमें लिखा गया है यहाँ पे कि स्टेट हैज़ नो ऑब्जेक्शन इफ द पिटिशनर इज परमिटेड टू सबमिट हिज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टेट एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी आर्ट्स एंड द कैंडिडेट ऑफ द पिटिशनर वुड बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन। और ये था कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें हाई कोर्ट ने मोहित ठाकुर को, सिर्फ याचिकाकर्ता को ही इसमें बीएड टेट में बैठने के लिए एलिजिबल किया गया। इस ऑर्डर को आने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन पुट किए थे कि क्या वो भी बीएड टेट में बैठने के लिए एलिजिबल है, अगर नहीं है तो कैसे वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसमें आपको मैं जानकारी दे दूँ कि जल्दी 1-2 दिनों में ये जो केस है अब ये किसी लॉयर के पास देना पड़ेगा, क्योंकि पहले इस केस को मोहित ठाकुर खुद इन पर्सन लड़ रहे थे। इसलिए हाई कोर्ट ने मोहित ठाकुर यानी कि याचिकाकर्ता को इसमें एलिजिबल किया था। अब अगर किसी और को भी इसमें एलिजिबल होना है तो उन्हें इस नए केस में एज अ पिटिशनर इसमें ऐड होना पड़ेगा। जैसे बीएससी नॉन मेडिकल, मेडिकल या बीए वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें ऐड हो सकते हैं। अब इसमें जेबीटीज़ के कुछ एक लोग ये भी बोल रहे हैं कि फिर से जेबीटीज़ की भर्ती ना फंस जाए, क्योंकि यहाँ पे जेबीटी वालों को बीएड में एलिजिबल किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जेबीटीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हमने ये साबित किया है कि जो एनसीटी का जो रूल था, ये जो नोटिफिकेशन थी, ये बिल्कुल सरासर गलत तरीके से बनाई गई थी।
अब अगर बीएड वालों को भी लगता है कि ये नोटिफिकेशन जो जेवीटीज़ के लिए निकाली गई थी ये गलत है, तो उन्हें भी ये सुप्रीम कोर्ट जाके ये साबित करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब कि आराम से 4 या 5 साल किसी भी कैंडिडेट के यहाँ पे किसी भी उसके लग जाते हैं। जिस तरह से हमें भी 4 या 5 साल बाद एक जो हमारा डिसीजन आया था, तो मुझे नहीं लगता कि बीएड साथी जो है इतने 4-5 साल तक अपनी भर्तियाँ रोक पाएंगे, क्योंकि उनकी भी भर्तियों पर इसमें स्टे लग सकता है। जिस तरह से जेवीटीज़ की 4-5 साल कोई भर्तियाँ नहीं हुई, अगर ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक जाता है तो 4-5 साल आराम से बीएड की भर्तियों पर भी रोक लग सकती है। तो अभी हमारा ये मानना है कि अगर जेवीटीज़ को ये मौका दिया गया है, एक प्लस जो पॉइंट है जेवीटीज़ के लिए, तो उसमें आप सभी प्लीज़ इसमें फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जिन जेवीटीज़ ने अगर बीएड नहीं की है और ग्रेजुएट हैं, तो वो बीएड टैट में 6 to 8 वाले टैट में वो बैठ सकते हैं, और अभी फ़िलहाल वो एलिजिबल है एनसीटी के ही रूल के मुताबिक। और ये केस हम 2019-20 में भी कर सकते थे शुरुआती दौर पे, लेकिन उस समय हमारे जेवीटीज़ का पहले से ही केस चला हुआ था, तो हम चाहते भी थे कि पहले एक साइड से क्लियर हो जाए। और अब जब जेवीटीज़ जीत चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से भी, तो अभी सही समय है और सही फैसला भी है, क्योंकि जेवीटीज़ की पिछले 4 या 5 सालों में कोई भी नई भर्तियां नहीं हुई थी, और जिसका काफ़ी लॉस जो जेवीटीज़ को हुआ है। और अब ये सही समय है इस लॉस को कवर करने का कि आप जेवीटीज़ भी बीएड में एलिजिबल हो जाइए एनसीटी के ही गाइडलाइन के मुताबिक। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जेवीटीज़ की भर्तियों में इससे कोई आँच नहीं आएगी, आप बेफिक्र होकर इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। और बाकी भी जानकारी लेने के लिए आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करें।